डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग बीपीएससी TRE 3 का जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन चल रहा है उसी के तहत पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, जो कि आपका थॉमस हॉब्स है, जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं। उसमें जो आपका हॉब्स, लॉक, रूसो, इससे पहले अरस्तु, प्लेटो, थॉमस एक्विनास और फिर इसके बाद मैकियावेली और आपके हॉब्स, लॉक, रूसो और फिर आपके बेंथम, मिल, जॉन रॉल्स या और जो आधुनिक हैं क्या मतलब कि मार्क्स या ग्रामसी हुआ, लेनिन हुआ, माओ हुआ, इन सबसे प्रश्न ज़्यादा पूछा जा रहा है। लेकिन जो आपके समझौतावादी विचारक हैं उनसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है और उसी के तहत हम लोग दो इंडियन फिलोसफर को रिवाइज कर चुके हैं। आज उसी क्रम में थॉमस हॉब्स को पढ़ेंगे ये भी। और ये जो आपका नोट्स है ये राजेश मिश्रा सर की जो पुस्तक है उसी के द्वारा है, उसी पुस्तक से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो ये राजेश मिश्रा सर की पुस्तक है, उसी के पुस्तक में आपको ये थॉमस हॉब्स पढ़ना आज। तो देखिए, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो जितने भी उसमें सिलेक्टेड टॉपिक्स बस आप पढ़ लीजिए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो आप ये वेस्टर्न फिलोसफर और इंडियन फिलोसफर पढ़ लेंगे और जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो कुछ सेक्शन है उसको भी अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए। तो उसी क्रम में आइए आज हम लोग पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, जो कि आप 11वीं 12वीं की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसी क्रम में थॉमस हॉब्स जो आपका समझौतावादी विचारक है उसी को पढ़ना है। तो आइए आगे बढ़ने से पहले वही आपसे पुराना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अब तक जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो, अपना भी भला हो। ठीक, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। हाँ, और अगर किसी को पेड PDF की आवश्यकता है, ठीक, तो आप ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है इसकी एकदम। तो आइए पढ़ते हैं और थोड़ा सा हम लोग बस रिवाइज करेंगे क्योंकि बहुत है, आप उनका वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और समय बहुत कीमती है। कम समय में ज़्यादा हम लोग टच करने की कोशिश करेंगे। तो आइए, थॉमस हॉब्स जो है सबसे पहले उसका ये पूछता है कि जीवन काल क्या है। 1588 में जन्म हुआ और 1679 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक, थॉमस हॉब्स का जन्म 1588 में ब्रिटेन के मेल्सबरी के पास वेस्टपोर्ट में हुआ। ठीक, और इसीलिए इसको कई विचारकों ने कहा हॉब्स को मेल्सबरी का दैत्य राक्षस, क्योंकि ये इतना क्या मतलब कि निरंकुश और तनाशाही राजा की बात करने लगे, इसी वजह से मेल्सबरी का दैत्य भी बोला जाता है इसको। ठीक, उसके जन्म के पूर्व स्पेन के जल सेना ने इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया था। इस भय के वातावरण में थॉमस हॉब्स का जन्म समय से पूर्व हो गया था। स्वयं थॉमस ने भय को अपना जुड़वा भाई कहा, इसीलिए क्योंकि उसमें इंग्लैंड के जो वातावरण थे एकदम युद्ध के जैसा था। आक्रमण उसने कर दिया था तो युद्ध, चारों तरफ अशांति, भय का था। इसी वजह से वो कहता है भय और मैं दोनों जुड़वा भाई हैं। ठीक, और एक बेहद महत्वपूर्ण कोट है। हॉब्स चार्ल्स प्रथम का शिक्षक था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि किस राजा का वो शिक्षक था, किस राजा से उसके संबंध थे। तो चार्ल्स प्रथम का शिक्षक था, इसलिए राजतंत्र का समर्थक था और निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। ये भी याद रखिए, केवल राजतंत्र का नहीं, निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था ये। थॉब्स की अध्ययन पद्धति भी कभी कभी पूछी जाती है। थॉब्स की अध्ययन पद्धति क्या है? थॉमस हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है ज्ञान का अंत शक्ति है। यानी शक्ति अगर आपके पास है तो आप नॉलेज को दबा सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। यह उन्होंने डी कॉर्पोरे 1655 नामक रचना में कहा। तो डी कॉर्पोरे, डी ह्यूमाइन, ये आपकी जो लेवियाथन पुस्तक है, इन सबको आपको पता होना चाहिए। तो डी कॉर्पोरे 1655 में, और इसकी बेहद महत्वपूर्ण रचना है। थॉमस हॉब्स ने राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की सहायता से किया। थॉमस हॉब्स की अध्ययन पद्धति को यांत्रिक भौतिकवाद या वैज्ञानिक भौतिकवाद, साइंटिफिक मटेरियलिज्म भी कहा जाता है इसको। ठीक, और थॉमस हॉब्स का यांत्रिक भौतिकवाद मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से अलग है। हॉब्स के अनुसार भौतिक अणु स्वतः गतिशील होते हैं। वो कहता है हॉब्स की जो भौतिक अणु हैं स्वतः गतिशील होते हैं, लेकिन मार्क्स का मानना था कि अणुओं को बाहर से गति प्राप्त होती है। ये दोनों को आप दोनों के रेफरेंस में याद कर लीजिए, ये नेटवर्क में पूछा जाता है आपसे।
थॉमस हॉब्स विशुद्ध भौतिकवादी विचारक है। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति और संपूर्ण विश्व भौतिक अणुओं के समुच्चय से निर्मित है। उसने राजनीति के अध्ययन में इतिहास व नैतिकता का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया है। हॉब्स वो नैतिकतावादी बिल्कुल नहीं, वो आइडियलिस्टिक अप्रोच थोड़ा सा भी नहीं अपनाता है। छठे साठ्यम यानी यथार्थवादी सिद्धांत एकदम व्यवहारिक विचारक है वो। इसलिए ऑक्सफोर्ड ने थॉमस हॉब्स को लेवियाथन को अंग्रेजी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना माना है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, किस विचारक ने लेवियाथन को अंग्रेजी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना माना है? तो यह है आपके माइकल ऑक्सफोर्ड। ठीक, ये ऑक्सफोर्ड है। थॉमस हॉब्स ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रचलित स्कॉलस्टिक पद्धति का जोरदार खंडन किया। जो आदर्शवादी जो स्कॉलस्टिक पद्धति था उसका खंडन किसने किया? थॉमस हॉब्स। ठीक, वे इसी विश्वविद्यालय के छात्र थे। स्कॉलस्टिक पद्धति के द्वारा धार्मिक मान्यताओं को तार्किक रूप से प्रमाणित किया जाता है। जो आपकी स्कॉलस्टिक पद्धति है उसमें धार्मिक मान्यताएं जितनी भी थी उनको तार्किक रूप में प्रमाणित किया जाता है। इसी का उसने खंडन किया, विरोध किया। राज्य की प्रकृति, थॉमस हॉब्स के अनुसार राज्य की प्रकृति क्या है या उसकी स्टेट ऑफ नेचर क्या है? वेपर ने थॉमस हॉब्स के राज्य की प्रकृति को यांत्रिक कहा है। यानी जो उसका राज्य है उसकी प्रकृति है हॉब्स का, वो क्या है? यांत्रिक है। यांत्रिक राज्य मतलब कि राज्य का निर्माण देवताओं के द्वारा नहीं बल्कि मनुष्यों के द्वारा किया गया, वही है मैकेनिस्टिक अप्रोच। राज्य मानव द्वारा निर्मित है। यह विचार थॉमस हॉब्स द्वारा पहली बार आधुनिक युग में दिया गया। इससे पहले जो सिद्धांतकार थे वो राज्य के जो दैवी सिद्धांत है उसके समर्थक थे। चूँकि मैकियावेली जो है पहली बार ये विचार रखा कि राज्य और जो चर्च हैं दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, उनके दोनों एक दूसरे को अपने कार्य में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका व्यवस्थित अध्ययन करने का और तर्क रूप में ये कहने का कि राज्य का निर्माण ईश्वर नहीं बल्कि मनुष्य ने किया है, ये थॉमस हॉब्स को जाता है। हॉब्स के अनुसार राज्य एक यंत्र है, यह मानव निर्मित संस्था है न कि दैवी। देखिए और राज्य प्राकृतिक अवस्था, राज्य प्राकृतिक अथवा दैवी संस्था नहीं है। यांत्रिक राज्य के समर्थक व्यक्तिवाद को महत्व देते हैं। यानी जितने भी व्यक्तिवादी हैं उनका मानने कि राज्य न तो प्राकृतिक है नहीं दैवी संस्था है, इसका निर्माण व्यक्तियों के द्वारा किया गया है। और जितने हैं व्यक्तिवाद को महत्व देते हैं, यानी व्यक्ति की महिमा का मंडन करते हैं। ठीक, हॉब्स, लॉक, बेंथम और मिल राज्य को यंत्र मानते हैं। याद रखिएगा, पूछेगा प्रश्न आपसे कौन कौन से विचारक राज्य के यंत्रवादी या मैकेनिस्टिक अप्रोच के समर्थक हैं? तो हैं हॉब्स, लॉक, बेंथम और मिल। अब ये व्यक्तिवाद क्या है कि व्यक्तिवादी विचारधारा का जन्म आधुनिक युग में हुआ। व्यक्तिवादी विचारधारा में व्यक्ति को साध्य तथा राज्य को साधन माना जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि व्यक्तिवादी में जो व्यक्ति है साध्य है और उसके अपनी इच्छाओं की उसके विकास में जो भी योगदान देगा वो राज्य साधन के रूप में है। लेकिन इसका जो दैवीय सिद्धांत है वो कहता है कि राज्य साध्य और व्यक्ति साधन है। ठीक, थॉमस हॉब्स व्यक्तिवादी हैं जिसके पीछे निम्नलिखित तर्क हैं। ठीक, क्या तर्क है व्यक्तिवादी होने के पीछे? कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने के समझौते से हुआ है। राज्य के निर्माण का मूल उद्देश्य आत्म संरक्षा या आत्मरक्षा या सुरक्षा, सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए हुआ था राज्य का निर्माण। तो अतः थॉमस हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत जो कि जेम्स प्रथम द्वारा दिया गया था का खंडन कर दिया। थॉमस हॉब्स के अनुसार यदि राज्य व्यक्ति के आत्मसंरक्षण में असफल हो तो राज्य के विरुद्ध क्रांति की जा सकती है। उसका बेहद महत्वपूर्ण कोट है। अगर राज्य व्यक्ति के सेल्फ प्रिजर्वेशन या उसके प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता तो व्यक्ति को ये अधिकार मिल जाता है कि वो राज्य के विरुद्ध क्रांति की जा सकती है। लेकिन इससे पहले किसी ने विचारक ने बात नहीं की, इसी वजह से इसको व्यक्तिवादी होने का श्रेय दिया जाता है। लेकिन जब आप बाद में पढ़ेंगे तो ये तो इतना प्रतिबंध ला देगा कि मतलब कि खुद ही निरंकुश हो जाएगा। इस वजह से बस कहते हैं कि थॉमस हॉब्स जो है व्यक्तिवाद की उसने नींव डाली। ठीक, क्वेश्चन, व्यक्तिवाद का पूर्ण सत्तावाद में समन्वय। देखिए वही चीज, थॉमस हॉब्स ने व्यक्ति के आत्मसंरक्षण के लिए निरंकुश शक्तिशाली राजा का समर्थन किया। इसलिए थॉमस हॉब्स के विचारों में पूर्ण सत्तावाद भी पाया जाता है। थॉमस हॉब्स के विचारों में पूर्ण सत्तावाद साधन एवं व्यक्तिवाद साध्य है। यानी व्यक्तिवाद को प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? पूर्ण सत्तावाद, यानी किसी राजा के पास एकदम पूर्ण शक्ति हो तभी आपके प्राणों की रक्षा कर सकता है। लेकिन इसका सिद्धांत उल्टा पड़ गया। जब राजा पूर्ण सत्यवादी या पूर्ण सत्तावादी हो गया, यानी सत्ता की समस्त शक्तियाँ उसके पास होंगी, तो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा क्यों करेगा? अपनी रक्षा करेगा।
ठीक। थॉमस हॉब्स के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव कैसा था, मानव स्वभाव कैसा था? थॉमस हॉब्स के अनुसार कि व्यक्ति यश एवं शक्ति प्राप्त करना चाहता है, ये मनुष्य का स्वभाव है। थॉमस हॉब्स के अनुसार व्यक्ति लालची, स्वार्थी एवं मतलब कपटी सब होता है, जितने बुराई हैं सब इसमें ये हॉब्स बताता है। व्यक्ति की इच्छाएं अनंत होती हैं, तो ये है हॉब्स के अनुसार व्यक्ति का मानव स्वभाव। ठीक। हॉब्स के अनुसार समाज कैसा था? हॉब्स के अनुसार समाज को कृत्रिम राज्य की भांति कहा है। हॉब्स ने समाज को क्या कहा है? कृत्रिम राज्य की भांति किया कहा है। समाज को आणविक प्रकृति बताया। आणविक प्रकृति से तात्पर्य है कि समाज व्यक्तियों का समूह है तथा समाज में प्रत्येक व्यक्ति अणु की भांति स्वतंत्र है। थॉमस हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? तो नेचर ऑफ स्टेट कैसे था? कि प्राकृतिक अवस्था पूर्व सामाजिक एवं पूर्व राजनीतिक अवस्था थी। ये आपको लाइन एक जगह नोट कर लेना है और रोज इसको देखना है, क्योंकि प्रश्न आपसे 12 पूछा जाता है किसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक थी। इसका तात्पर्य ये है कि सामाजिक समझौते से पूर्व अवस्था को हम प्राकृतिक अवस्था कहते हैं। जब सामाजिक समझौता हुआ हॉब्स के अनुसार, उससे पूर्व की अवस्था को प्राकृतिक अवस्था कहते हैं। और प्राकृतिक अवस्था में समाज कैसा था, तो उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में समाज जो पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक है, यानी प्राकृतिक अवस्था में न तो समाज था और न ही राजनीतिक व्यवस्था थी। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। लेकिन जब लॉक आएगा तो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था पूर्व सामाजिक थी, लेकिन पूर्व सामाजिक तो थी लेकिन पूर्व राजनीतिक नहीं थी। वो केवल एक चीज़ को कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में समाज तो था लेकिन राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। इसी वजह से वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात करता है। ठीक। तो इसी को हम कहते हैं सामाजिक समझौता दोहरा, लेकिन उसका एक तरफा है। ठीक। प्राकृतिक अवस्था सभी के विरुद्ध, सभी के लिए संघर्ष की अवस्था थी। जैसे ही हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में सभी के विरुद्ध, सभी की संघर्ष की अवस्था थी। नहीं, एक दूसरे के प्रति लोग संघर्ष रहते थे, एक का युद्ध दूसरे से युद्ध था। ठीक। यानी चारों तरफ अशांति थी। प्राकृतिक अवस्था में समाज, राज्य, संपत्ति और सभ्यता का अभाव था। ठीक। न तो समाज था, न ही राज्य था, न ही सभ्यता, न ही सभ्यता, इनसे कोई चीज़ प्राकृतिक अवस्था नहीं थी, क्योंकि प्रत्येक का प्रत्येक के विरुद्ध युद्ध जैसा वातावरण था। प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन पाशविक, क्षणिक व बर्बर था तथा प्राकृतिक अवस्था में नैतिकता की संकल्पना का भी अभाव था। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के पास एक ही अधिकार था कि शक्ति ही अधिकार है, माइट इज राइट, यानी जो शक्तिशाली है वही जीवित रहेगा, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है, यानी शक्ति के आधार पर ही सब कुछ था। जिसके पास शक्ति थी वो सब कुछ था, नहीं थी एकदम उसके लिए कोई अधिकार नहीं था, वो कभी भी उसके प्राणों मतलब कि वही कहता है प्राकृतिक अवस्था क्षणिक, पाशविक और बर्बर था। इसी वजह से, क्योंकि शक्ति ही अधिकार है, ये सिद्धांत लागू था। प्राकृतिक विधि क्या है? नेचुरल लॉ क्या है? मानव विवेक या बुद्धि का नियम ही प्राकृतिक विधि है। यानी प्रश्न आपसे पूछेगा प्राकृतिक विधि का तात्पर्य क्या है उसके हॉब्स के हिसाब से, तो आप कहेंगे मानव विवेक या बुद्धि का नियम ही प्राकृतिक विधि है। यानी प्राकृतिक कानून जो है मानव विवेक की उपज थे। थॉमस हॉब्स के समझौते में विशुद्ध विवेक का प्रयोग देखा जा सकता है। थॉमस हॉब्स की प्राकृतिक विधि मध्यकालीन सार्वभौमिक विधि नहीं है, ये भी याद रखना है आपको। थॉमस हॉब्स के चिंतन में 19 प्रकार की प्राकृतिक विधि का उल्लेख है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, टियर 2 का प्रश्न है कि थॉमस हॉब्स ने कितने प्रकार के कानून की बात करता है। ठीक। यानी ये भी पुस्तक कानून विवेक की उपज है, ये भी उसका कोट बन के ऐसे आता है। तो कितने प्रकार के कानून हैं? प्राकृतिक विधि, ये प्राकृतिक कानून कितने की बात करता है? हॉब्स तो 19 प्रकार की बात करता है, जिसमें से आपको एक है प्रत्येक को शांति स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए, व्यक्तियों को कुछ अधिकारों का परित्याग करने को तैयार रहना चाहिए, क्रियान्वयन के लिए परस्पर समझौता करना चाहिए। प्राकृतिक विधि को लागू करना है अगर, तो आपस में समझौता करना चाहिए। अब आइए उसका जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक समझौता सिद्धांत देखते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थॉमस हॉब्स और हॉब्स, लॉक, रूसो, इनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक पुस्तक है गंगादत्त तिवारी की। आप जब उसको पढ़ेंगे तो तीनों के एकदम तुलनात्मक अध्ययन बताता है। अगर कहीं मिल जाए गंगादत्त तिवारी तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई क्या मतलब कि लिखा है, तुलनात्मक अध्ययन किया है तीनों का, हॉब्स का, लॉक का और रूसो का। आइए इसका सामाजिक समझौता देखते हैं। प्यारे दोस्तों, फिर से मैं आपसे एक बार बता दूं कि हम लोग बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो TRE 3 का एग्ज़ाम है, उसके लिए
पीजीटी पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के लिए ये आज सामाजिक समझौतावादी जो विचारक है आपका थॉमस हॉब्स, उसको आज पढ़ रहे हैं। और ये पुस्तक जो है राजेश मिश्रा की है, उसी के तहत हम पढ़ें ताकि ये आपका रिवाइज हो जाए। जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग रिवाइज कर लें। और प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के साथ में लाइक भी कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। ठीक, और एक और चीज़ कि अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, ज़्यादा महंगा नहीं है, आपके एकदम जेब के अनुसार, पॉकेट के अनुसार है। तो आइए इसका सामाजिक समझौता देखते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट हॉब्स का सामाजिक समझौते का अभिप्राय है कि व्यक्ति व समुदाय ने आपस में मिलकर राज्य का निर्माण किया। पहली बार इसने खंडन किया कि राज्य का निर्माण जो देवताओं के या दैवी प्रवृत्ति चली आ रही थी, जो डिवाइन थियरी चली आ रही थी ओरिजिन ऑफ स्टेट की, उसका खंडन किया। हॉब्स ने कहता है कि राज्य का निर्माण व्यक्ति व समुदाय आपस में मिलकर वो भी समझौते करके राज्य का निर्माण करते हैं। थॉमस हॉब्स के शब्दों में, मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस व्यक्ति या इस समूह को सौंप रहा हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आप भी अपनी शक्तियाँ इसे सौंप दें। सभी लोगों ने आपस में समझौता किया कि हम अपने समस्त प्राकृतिक अधिकार, जो भी अधिकार हम एक समूह या व्यक्ति को सौंप रहे हैं, लेकिन शर्त है कि आप भी उसको अपनी समस्त शक्तियों को सौंप दें ताकि सब लोग समान हो जाएं। इसलिए ठीक, थॉमस हॉब्स के अनुसार व्यक्तियों ने अपने आत्मसुरक्षा के लिए यानी अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए, सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए आपस में समझौता करके अपनी सभी शक्तियां एक सर्वोच्च राजा को सौंप दी। राज्य या राजा समझौते का परिणाम है, समझौते का भाग नहीं। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, क्या हॉब्स के समझौते में, किसके समझौते में एक पक्षीय समझौता है या किसके समझौते में उसका पक्ष राजा नहीं है या राज्य नहीं है। तो ठीक, मनुष्यों ने आपस में समझौता किया, न कि उस समझौते के दौरान वहाँ राजा भी बैठा था या राजा से उन्होंने पूछ किया या राजा को भागीदार बनाया। इसलिए बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि हॉब्स का समझौता कैसा था, तो एक पक्षीय था क्योंकि उसमें राजा शामिल नहीं है। ठीक, थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते का मूल आधार बुद्धि, शक्ति एवं उपयुक्तता है। ठीक, तो थॉमस हॉब्स को समझौता एक दार्शनिक सत्य है या एक सैद्धांतिक समझौता, ऐतिहासिक नहीं है। ठीक, थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते में सहमति का सिद्धांत पाया जाता है। लोगों ने आपस में समझौता इसलिए किया कि सहमत थे, लोग आपस में सहमत थे, लगे राजा से वो सहमत नहीं थे या राजा को उसमें पक्ष नहीं किया, तो लोगों आपस में सहमति से राज्य का निर्माण हुआ है। थॉमस हॉब्स के अनुसार राज्य ठोस विवेक का परिणाम है, यानी जो रीजन है, विवेक है, यानी व्यक्ति को कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें व्यक्ति के पास विवेक था, अपने विवेक के अनुसार वो कार्य करता था। इसी वजह से राइट इज माइट यानी शक्ति का हित ही या शक्तिशाली का हित या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसी वजह से आया। हैकर के अनुसार थॉमस हॉब्स को सामाजिक समझौते के विचार में सहमति का सिद्धांत निहित है। समझौते की विधि क्या थी, मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या था, कि थॉमस हॉब्स के अनुसार केवल एक ही समझौते के द्वारा राज्य, समाज और सरकार तीनों का निर्माण होता है। बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये कि हॉब्स के अनुसार एक ही बार समझौता हुआ और उसी के द्वारा राज्य का निर्माण हुआ, समाज और सरकार तीनों का निर्माण हुआ। लेकिन थॉमस जॉन लॉक में आएंगे तो केवल उसका जो समाज, उसका जो राज्य का निर्माण है दो तरफा है। ठीक, वो कहता है कि समाज तो था, राज्य था, लेकिन सरकार नहीं थी। सरकार का निर्माण करने के लोगों ने आपस में सिविल सोसाइटी का निर्माण किया, नागरिक समाज का निर्माण किया कि कानून निर्माता संस्था होना चाहिए, उसको व्याख्याता, उसको लागू करने वाली संस्था होनी चाहिए और इन दोनों की देखरेख करने के लिए न्यायपालिका भी होनी चाहिए। तो वही विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के निर्माण का आधार रखता है। ठीक, अभी जब लॉ पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा ये। समझौते का मूल उद्देश्य क्या है, आत्मसंरक्षण। राज्य, समाज व सरकार कृत्रिम संस्थाएं हैं, कह गया ना कि राज्य का निर्माण दैवी नीति, इस वजह से कहा जाता है कि हॉब्स जो है राज्य के निर्माण के लिए क्या करता है कि उसकी संस्था जो सरकार है या राज्य है क्या है, कृत्रिम है, देवताओं ने या दैवी सिद्धांत इस पर लागू नहीं होता है। समझौता भंग होने पर व्यक्ति पुनः प्राकृतिक अवस्था में चले जाएंगे। जब समझौता भंग हो जाएगा तो जैसी प्राकृतिक अवस्था में स्थिति थी वैसे पुनः आप चले जाएंगे। इसी को कहा गया बैक टू नेचर। सभी व्यक्ति समझौते के द्वारा अपनी सभी शक्तियां एक राजा को प्रदान कर देते हैं। ठीक, समझौते के बाद व्यक्तियों के पास अधिकार नहीं रहता है।
अब आइए इसका जो संप्रभुता का सिद्धांत देखते हैं। थॉमस हॉब्स के विचारों में वैधानिक संप्रभुता का विचार पाया जाता है, यानी जो लीगल सॉवरेंटी है उसका विचार पाया जाता है थॉमस हॉब्स की संप्रभुता में। थॉमस हॉब्स के अनुसार संप्रभुता की विशेष सर्वोच्च शक्ति वाली संप्रभुता की विशेषता सर्वोच्च शक्तिशाली असीमित अधेय अविभाज्य और निरंकुश है। यानी थॉमस हॉब्स के अनुसार जो संप्रभुता की क्या विशेषता है, जो संप्रभु है वो एकदम सर्वोच्च है, बेहद शक्तिशाली है, उसके पास असीमित शक्तियाँ हैं, और अधेय मतलब संप्रभुता किसी को दी नहीं जा सकती, और संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता, और वो निरंकुश है, इस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। थॉमस हॉब्स के पहले बोधा ने संप्रभुता पर ईश्वरीय कानून और नैतिकता के प्रतिबंध आरोपित किए थे। ये सब पहले जो संप्रभुता का सिद्धांत जिन बोधा के द्वारा प्रतिपादित किया गया उसमें उसने कहा सब तो किया, लेकिन उसमें तमाम तरीके के प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन उन सभी प्रतिबंधों से आज़ाद किसने कर दिया, हॉब्स ने कर दिया। थॉमस हॉब्स ने संप्रभुता को सभी प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। देखिए उसने चर्च को भी राज्य के अधीन बना दिया। पहला ऐसा विचार है कि उसने कहा कि जो चर्च है वो राज्य के अधीन है, क्योंकि वो उसकी संपत्ति है। ये सबसे बड़ा चोट था। ठीक, थॉमस हॉब्स ने राज्य की शक्ति को पूर्ण सत्तावादी माना जाता है। उसके अनुसार संप्रभु का आदेश ही क्या है, विधि है, यानी लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। ये बेहद महत्वपूर्ण कोट है, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। संप्रभु का आदेश ही विधि है या कानून ही है, संप्रभु की आज्ञा ही कानून है। ठीक, ये आपको याद रखना है, हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, TRE 2 का प्रश्न है, TRE 1 में भी था। थॉमस हॉब्स ने राज्य सरकार और समाज के मध्य कोई भेद नहीं किया है। थॉमस हॉब्स ने राज्य सरकार और समाज के मध्य कोई भेद नहीं करता, वो तीनों एक ही है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि क्या कोई एक है या इन दोनों में क्या अंतर है, या क्या समान है या अलग अलग है। ठीक, तो आपको याद रखना है कि थॉमस हॉब्स के समझौते के अनुसार राज्य का निर्माण हुआ और राज्य ही सरकार है, सरकार ही समाज, तीनों एक ही है। उसने सरकार के अंगों का किसी प्रकार से विभाजन नहीं किया है, जैसा कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की बात करता है लॉ, किसी प्रकार का विभाजन नहीं करता है। थॉमस हॉब्स ने राज्य और राजा में भी अंतर नहीं किया है। थॉमस हॉब्स की संप्रभुता को काल्पनिक निगम की संज्ञा दी गई। यह शब्द सेबाइन ने हॉब्स की संप्रभुता के लिए उपयोग किया। तो किसने काल्पनिक निगम की संज्ञा दी, सेबाइन ने। स्वतंत्रता में देखिए क्या कहता है ये, थॉमस हॉब्स के अनुसार विधि का मौन रहना, कानून के चुप रहने में ही व्यक्ति की भलाई है या व्यक्ति की ज़्यादा स्वतंत्रता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, आप चाहे तो देखिए तमाम प्रैक्टिस सेट, उसमें प्रश्न आता ही है। विधि के चुप रहने में व्यक्ति की स्वतंत्रता है, कानून का मौन रहने में व्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक, प्रोफेसर वॉन के अनुसार थॉमस हॉब्स के विचारों में एक तरफ अराजकतावाद है तो दूसरी तरफ निरंकुशतावाद का खतरा है। शक्ति का सिद्धांत देखिए, शक्ति का प्रयोग सहमति से किया जाता है। यह दो व्यक्तियों समूहों की आपसी अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित होती है। थॉमस हॉब्स के अनुसार शक्ति एवं बल दोनों में भेद है। वह अवैधानिक शक्ति की कल्पना तार्किक है। ये भी देखिए, थॉमस हॉब्स ने शक्ति एवं सत्ता में अंतर नहीं किया है। थॉमस हॉब्स का महत्व क्या है कि थॉमस हॉब्स के चिंतन में उदारवाद का दार्शनिक आधार अंतर्निहित है। उसने व्यक्ति को अपना हित बढ़ाने वाला माना। उदारवाद तो दार्शनिक आधार इसने दिया उदारवाद का, लेकिन इसको व्यवसित अध्ययन या इसका जनक बन गया जॉन लॉक। ठीक, हॉब्स के चिंतन में उपयोगितावाद का आधार भी विद्यमान, क्योंकि राजा को एक उपयोगी संस्था माना गया है। महत्वपूर्ण तथ्य जो इसके फेमस कोट्स हैं जरा देख लीजिए कि थॉमस हॉब्स के जीवन काल में इंग्लैंड में एक लेवलर्स का आंदोलन चल रहा था जो राजनीतिक समानता की मांग कर रहे थे। दूसरा डिगर्स का आंदोलन चल रहा था जो आर्थिक समानता की मांग कर रहे थे। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है किस विचारक के दौरान लेवलर्स और डिगर्स का आंदोलन चल रहा था। तो हॉब्स के दौरान कौन सा दो आंदोलन चल रहा था, तो आप लेवलर्स बता सकते हो, डिगर्स बता सकते हैं। ठीक, थॉमस हॉब्स की जो पहली रचना है कौन सी है, वो है हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेसियन वॉर। इसी की पुस्तक है जिसका उन्होंने अनुवाद किया था। ठीक, हॉब्स के अनुसार कानून का न्यायोचित और अन्यायोचित नियम ही नियम है जो कोई विधि से विपरीत नहीं है, इसे अन्यायोचित नहीं माना जाता। थॉमस हॉब्स की सबसे महत्वपूर्ण रचना लेवियाथन है। लेवियाथन जो उसने अंग्रेजी में लिखी। क्लेरेंडन हॉब्स की समकालीन विचारक थे जो हॉब्स के घोर आलोचक थे। उन्होंने लेवियाथन को जला दिया था। ये भी याद पूछा जाता है कि हॉब्स की रचना लेवियाथन को किसने जलाया था, क्लेरेंडन ने जलाया था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में लेवियाथन को जलाया गया था क्योंकि ये यहीं के पढ़े थे, यहीं प्रोफेसर भी थे, कुछ समय के यहीं के पढ़े हैं, कुछ समय काम भी किया इन्होंने। लेवियाथन को कहाँ जलाया गया, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में जलाया गया। किसने जलाया, क्लेरेंडन ने जलाया। हॉब्स ने डी
सी नामक लैटिन में लिखी। ठीक। माइकल ऑक्सफोर्ड ने लेवियाथन को अंग्रेजी साहित्य में लिखी गई सबसे बेहतर रचना कहा है। एलिमेंट्स ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिक्स हॉब्स की प्रथम रचना है। ठीक। अ डायलॉग ऑफ द सिविल वॉर्स, अ डायलॉग ऑन द सिविल वॉर, बहमत, डी ह्यूमैन, ये सभी हॉब्स की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। विचारकों का क्रम पहले बोधा हुआ, उसके बाद हॉब्स, फिर स्पिनोजा, फिर लॉक, फिर मॉन्टेस्क्यू, फिर डेविड ह्यूम, ये अब फिर लास्ट में बर्क है कि जो रूढ़िवाद का जनक हुआ। तो प्यारे दोस्तों, ये थे आपके थॉमस हॉब्स, जो कि बेहद शॉर्ट फॉर्म में हमने इनको रिवाइज किया। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है नोट कर लीजिए, और बताओ रिवीजन के लिए है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है। आप चलिए, और प्लीज़ चलते चलते फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको PDF जो है, क्योंकि पेड है, ठीक, उसकी ज़रूरत है, तो आप मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।